नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जामिनर सी एच। फ्रेंड्स, एल टी ग्रेड के तहत आज मैथ्यू अर्नोल्ड वीडियो फुल्ली इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर फटाफट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। 24 दिसंबर 1822 में इनका जन्म होता है लेलेहम, मिडिलसेक्स में। डेथ की अगर बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1888 लिवरपूल। कहते हैं लोग हार्ट फेलर से इनका मौत हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड था, जो हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। सोहराब में रुस्तम और द स्कॉलर जिप्सी जो है 1853 में पब्लिश होता है। एस्से इन क्रिटिसिज्म 1865 में। देखिएगा, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म अगर होगा तो अलेक्जेंडर पोप, लेकिन ये है एस्से इन क्रिटिसिज्म 1865 बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। थर्सिस की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 1861 में। पेस्टोरल एलजी है। कल्चर एंड एनार्की की बात करते हैं तो 1869 में। लिटरेचर एंड डोंगमा की बात करते हैं तो 1873 में पब्लिश होता है ये वर्क। ठीक है। आज एलटी ग्रेड में जो शामिल है वो है डबर बीच और मेमोरियल वर्सेस। तो सबसे पहले डबर बीच की बात कर लेते हैं। एलजी है। डबर बीच 1867 में पब्लिश होता है। लिखा गया था 1851 के अराउंड में। 1867 में पब्लिश होता है फ्रेंड्स इन न्यू पोएम्स। जो डबर बीच है ना, इन न्यू पोएम्स कलेक्शन में पब्लिश होता है। स्पेशली लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी जो धार्मिक विश्वास है ना उसका समापन होने की वजह से, खत्म होने की वजह से इस पर एक विलाप है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड इन विक्टोरियन इरा, यानी विक्टोरियन इरा की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी 1837 से लेकर के 1901 के बीच में विक्टोरियन इरा में साइंस और ट्रेड, शॉर्ट में कहें तो मटेरियलिज्म का प्रादुर्भाव ज़्यादा हो रहा है और जो रिलीजियस फैथ है वो ख़त्म हो रहा है। इस पर डबर बीच पोयम है। इसमें स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर डबर बीच के क्लिफ यानी चोटी पर खड़ा है और इसकी एक लाइन आपको बता दें, आह लव लेट अस बी ट्रू टू अनदर फॉर द वर्ड विच सिम्स। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है डबर बीच का कि आह लव, अरे प्रेम, लेट अस बी ट्रू टू अनदर, हम एक दूसरे के प्रति सच्चा होना चाहिए, फॉर द वर्ड, संसार की खातिर, विच सिम्स, जो हमें प्रतीत होता है। ऐसा एक लाइन है। बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरियल वर्सेस के बारे में फ्रेंड्स। मेमोरियल वर्सेस 14 लाइंस का एलजी है। एलजी वो भी है वर्ड्सवर्थ के डेथ पर 1850 में लिखा गया, पब्लिश भी होता है 1850 में। लेकिन मेमोरियल वर्सेस की अगर बात करते हैं तो फ्रेजर्स मैगजीन में यह वर्क पब्लिश होता है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट डिटेल्स था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड कि मैथ्यू अर्नोल्ड स्टार्टेड हिज कैरियर एज, तो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। नंबर नेक्स्ट है कि हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ अर्नोल्ड इन एन एक्सीडेंट अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क, एक निश्चित कोई क्रिटिक था जो रिमार्क किया था जैसे उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना था, यानी उनके डेथ के बारे में सुना था। और क्या बोला गया था? देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक, ये लाइन बोला गया था कि हमारा जो अंतिम ग्रीक था वह भी चला गया, हमारा जो अंतिम ग्रीक था वह भी चला गया। यह कमेंट किया गया है उनके डेथ पर। मैथ्यू अर्नोल्ड रोज टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री एट, तो कहाँ चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के चेयरमैन रहे हैं, कहाँ? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अर्नोल्ड ओन अ प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोयम अलारिक एट रोम की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो आपको बता दें कि यह लिखा गया था 1840 में, पब्लिश भी होता है 1840 में। यानी कब की बात है? 1840 में लिखा गया था अलारिक एट रोम। इसके लिए रग्बी स्कूल से इन्होंने प्राइज भी जीता था, यानी प्राइज पोयम कह सकते हैं यहाँ। नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, यानी शेक्सपियर और मिल्टन के नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कौन है? वो है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को शेक्सपियर और मिल्टन के पास रखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड डिफाइंड पोएट्री दस, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री का डिफिनीशन दिया गया मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए, लेकिन सबसे मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, लेकिन
कहाँ यह पब्लिश होता है, तो आपको बता दें ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री में यह डेफिनेशन दिखाई देगा आपको, ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री। डन। नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अदर्स अवॉइड और क्वेश्चंस, यानी अन्य जो है हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं। दाउ वर्डफुली, आप स्वतंत्र हो, वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते रहते हैं। यह लाइन है अर्नोल्ड के द्वारा। इसमें दाऊ शब्द किसको रेफर किया गया है, तो वह है दाऊ बोले तो शेक्सपियर को बोला गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। फ्रेंड्स आपको बता दें मरते हुए लोगों के होंठों पर सत्य यानी दिखाई देता है या पड़ा रहता है, तो कह रहा है कि यहाँ ट्रूथ सीट्स अपॉन की बात बोल रहा है। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हो तो पर्सनिफिकेशन होगा। ये अगर आप पर्सनिफिकेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो ये एग्जाम्पल भी बहुत बार आया होगा, ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ठीक है। इन विच पोएम डज दिस लाइन अकर्स, ये लाइन कहाँ लिया गया है, देखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम से यह लाइन, सोहराब और रुस्तम की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1853 में यह पब्लिश होता है। ठीक है। फिरदौसी से लिया गया है सोहराब एंड रुस्तम, बाप बेटे की कहानी है। अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ थियोलॉजी, तो क्या है, कल्चर एंड एनार्की का जो थीम है ना वो थियोलॉजी है। ठीक है, थियोलॉजी है। मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी क्लफ। आर्थर हेनरी क्लफ के डेथ पर उन्होंने एलिजी लिखा था, एलिजी का नाम है थायरसिस। थायरसिस की अगर बात करते हैं तो 1861 में लिखा गया था, और आपको बता दें पेस्टोरल एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा इज, तो देखिए जैसे कल्चर एंड एनार्की हुआ या लिटरेचर एंड डोगमा हुआ, ठीक है, वो भी थियोलॉजी और रिलीजन पे है, यानी धर्म से संबंधित बातें उसमें बताई गई हैं। अर्नोल्ड का लिटरेचर एंड डोगमा, लिटरेचर एंड डोगमा की बात करते हैं तो 1873 में पब्लिश होता है। नंबर नेक्स्ट है फिलिस्टीन्स इन कल्चर एंड एनार्की स्टैंड्स फॉर, तो फिलिस्तीन की अगर बात आ जाए तो इंग्लिश मिडिल क्लास के लोगों को फिलिस्तीन बोला गया है कल्चर एंड एनार्की में। द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन, कहानी जो सोहराब और रुस्तम जो बाप बेटे की कहानी है वो फिरदौसी साहब से लिया गया है। फिरदौसी का एक शहनामा वर्क है ना। Arnold calls a certain poet a beautiful but ineffectual angel, beating in the wild his luminous wings in vain. Who is this poet? तो शेरली के बारे में अर्नोल्ड साहब बोलते हैं कि वह एक सुंदर है लेकिन एक बेकार फरिश्ता है जो अपने खाली स्थान में फड़फड़ाता है और क्या है, अपने चमकदार उसके जो पंख है वो व्यर्थ में है, ऐसा लाइन बोला गया है शेरली के लिए। किसके द्वारा? अर्नोल्ड के द्वारा। यह शेरली में भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था। फॉर मैथ्यू अर्नोल्ड अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोर आइडियाज, कह रहा है कि मोर आइडियाज के अगेंस्ट पोइट्री जो है या पोइट्री ऑफ रिवोल्ट यानी क्या कह सकते हैं, विरोध का जो कविता है अगेंस्ट मोर आइडियाज, वो कह रहा है कि क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, तो कह रहा है पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, यानी पोइट्री जो है पोइट्री ऑफ रिवोल्ट जो है किसके, लाइफ के अगेंस्ट होना चाहिए, ऐसा इनका विचार है। नंबर नेक्स्ट है कि इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनार्की डज अर्नोल्ड मेंशन हेवरिज्म एंड हेलेनिज्म, ये लाइन ध्यान रखिएगा। कल्चर एंड एनार्की में किस चैप्टर में हेवरिज्म और हेलेनिज्म शब्द का यूज हुआ है, तो आपको बता दें वो है चैप्टर 4। कल्चर एंड एनार्की की अगर बात करते हैं तो 1869 में दिखाई देता है। इम्पेडिकल्स ऑन एटना, इम्पेडिकल्स ऑन एटना की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो सेकेंड यानी 2 एक्ट्स ड्रामेटिक पोयम है। क्या है? ड्रामेटिक पोयम है, 2 एक्ट्स में है। ठीक है, ड्रामेटिक पोयम है एक चीज़, और आपको बताते हैं 1852 में पब्लिश होता है, 1852 में। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, उनके साथ हमारी पोएट्री का जन्म हुआ है। ये विथ हिम की अगर बात करते हैं तो इसमें बात चासर का आता है, और किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। हु कॉल्स अर्नोल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्क नहीं है कमेंट है। अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर बोला गया है टी.एस. इलियट के द्वारा मैथ्यू अर्नोल्ड को। ठीक है, और एक और बोला गया है एन ओवर वर्कड स्कूल इंस्पेक्टर, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्कूल इंस्पेक्टर कौन है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड है, और टी.एस. इलियट के द्वारा बोला गया है। ठीक है, दोनों
कमेंट ध्यान रखिएगा। अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर बाय टी.एस. एलियट टू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट, हिज पोएट्री इज द रियलिटी, यानी उसकी जो कविताएं हैं ना, इज रियलिटी, वास्तविकता है। हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन, और उसका जो फिलोसफी दर्शन है वो एक भ्रम है। ऐसा बोला गया है किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। किसने बोला है? अर्नोल्ड साहब ने बोला है। नंबर नेक्स्ट है कि हु इज of the view that Matthew Arnold thinks too much of the usage of literature and too little of its pleasure। देखिए किसका वक्तव्य है कि मैथ्यू अर्नोल्ड टू मच ऑफ द यूज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के प्रयोग के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लीजर, और अपने प्लीजर के बारे में कम सोचते हैं, अपने आनंद के बारे में कम सोचते हैं, लिटरेचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा बोला गया है H.W. गैरोड के द्वारा। ठीक है, किसके बारे में? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स मीरोप। मीरोप आपको बता दें एक वर्स ट्रेजेडी है। क्या है? वर्स ट्रेजेडी है और ड्रामेटिक पोयम है। ठीक है, ड्रामेटिक पोयम है एक चीज। और अगर मीरोप की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1858 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मीरोप वर्स ट्रेजेडी है या ड्रामेटिक पोयम है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स द स्ट्रेड रिवलर। स्ट्रेड रिवलर की अगर बात करें तो 1849 में पब्लिश होता है, एक पोयम है थ्रू डायलॉग्स। थ्रू डायलॉग्स, संवाद के द्वारा एक कविता है, द स्ट्रेड रेवलर, 1849। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट रग्बी यानी ऑक्सफोर्ड। तो कह रहा है कि रग्बी स्कूल जो खुद का इनका था, और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने एजुकेशन लिया है। व्हेन डिड बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, तो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर भी बने थे 1857 में। नंबर नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड लैमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ विच फ्रेंड आर्थर क्लफ इन। तो मैंने पहले ही बता दिया था, आर्थर हेनरी क्लफ के डेथ पर उन्होंने एक पेस्टोरल एलिजी लिखा था जिसका नाम है थायरसिस। और थायरसिस की अगर बात करते हैं तो 1861 में लिखा और पब्लिश होता है। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, दो संसारों के बीच में घूमना। वन डेड, एक मरा हुआ, द अदर पावरलेस, और जहाँ अभी पैदा होना है यानी पावरलेस मतलब एकदम शक्तिहीन है। ये लाइन आपको बता दें इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्नोल्ड्स स्टेंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर्ड यूज से लिया गया है, लाइन है वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। आपको बता दें 1851 के आसपास में लिखा गया था। फाइनली 1855 में यह स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर्ड यूज 1855 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बाई विच टर्म अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नॉन। तो अरिस्टोक्रेटिक क्लासेस की अगर बात करते हैं तो बारबेरियन है। कौन है? बारबेरियन। द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर द मिडिल क्लास नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, तो वो है फिलिस्तीन। जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं और क्लास नैरो माइंडेड, ठीक है, संकुचित विचारधारा के होते हैं, वो फिलिस्तीन कहलाते हैं। द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर मोरल एजुकेशन, तो मोरल एजुकेशन की बात करते हैं तो है ब्रेविज्म। लॉस ऑफ द फेथ इन विक्टोरियन इरा थीम ऑफ डबर बीच, मैंने ही पहले बता चुका है कि डबर बीच का जो थीम है वो मटेरियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है विक्टोरियन इरा में, और रिलीजियस फेथ का लॉस हो रहा है, इस पर एक एलजी है डबर बीच। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द एंड इज एवरीवेयर, अंत सब जगह है। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, और कला के पास ही अपना सत्य है। टेक रिफ्यूज देयर, यानी हमें क्या कर लेना चाहिए? रिफ्यूज लेना चाहिए, सड़क लेना चाहिए। कह रहा है क्या, कहाँ से लिया गया है कि अर्नोल्ड का जो मेमोरियल वर्सेस है 1850 में लिखा गया था, 1850 में पब्लिश होता है। किसके ऊपर लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखा गया है, और लॉर्ड बायरन और गॉथ का भी इसमें जिक्र हुआ है। चासर लेक्स हाई सीरियसनेस, अर्नोल्ड साहब ने कमेंट किया है। हु गेव द टच स्टोन मेथड, तो मैथ्यू अर्नोल्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड वो है डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस, जिसका मतलब किसी काम में रुचि ना हो। अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज, पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, अर्नोल्ड साहब का पोइट्री का डिफिनेशन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। डबर बीच की अगर बात करते हैं तो डबर बीच 1867 में पब्लिश होता है, 1867 में। किसमें? इन न्यू पोएम्स में, और लिखा गया था लगभग 1851 के अराउंड। मेमोरियल वर्सेस की बात करते हैं तो 1850 में लिखा गया है, 74 लाइन्स का पोयम है। अर्नोल्ड का एलिजी एंड द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वेल नन। गोथ इज द सेज ऑफ यूरोप, गोथ कहाँ के सेज हैं? यूरोप के।
हु डज आर नॉट कॉल द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज के फिजिशियन गोथ को माना जाता है। द फ्रेज द टाइटेनिक स्ट्राइफ लॉर्ड बायरन को इसमें बोला गया है। अबाउट देखिए टर्म्स जो है ना, जो उन वर्क के जो टर्म्स हैं, टर्म को उसको ध्यान रखिएगा। द टाइटेनिक स्ट्राइफ अब बायरन को बोला गया है, गॉथ भी आ जाएंगे और ऑप्शन में, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी आ जाएंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ पर तो लिखा गया है, लेकिन साथ साथ गोथ और बायरन के बारे में भी जिक्र हुआ, तो ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन आपको जानना पड़ेगा द टाइटेनिक स्ट्राइफ लॉर्ड बायरन। आगे बढ़ते हैं। अबाउट टू हुम डज आयरलैंड से ही टॉट अस लिटिल, उसने हमें बहुत ही कम सिखाया, बायरन के बारे में ही बोला गया है। द फिलोसफिक पोएट ऑफ जर्मनी, देखिए गोथ। सेज ऑफ यूरोप गोथ, फिलोसफिक पोएट गोथ, और एक लाइन और था, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, तो गोथ। ठीक है। लास्ट पोएटिक वॉइस इज रेफर टू द वॉइस ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो लास्ट पोएटिक वॉइस वर्ड्सवर्थ के वॉइस के बारे में बात हो रहा है। सॉरी। हु इज द ग्रीक ट्रेगिक ड्रामेटिस्ट ऑफ द 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी के BC, 5th सेंचुरी, तो सोफोकल्स। ठीक है, सोफोकल्स को यहाँ जिक्र किया गया है। नॉर्थर्न सी की बात करें, डबर बीच में नॉर्थर्न सी का जिक्र हुआ है, वह कौन सा, अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर। इन विच पोएम डज अर्नॉल्ड यूज द फ्रेज द सी ऑफ फैथ, द सी ऑफ फैथ कहाँ से लिया गया है, डबर बीच से यह फ्रेज लिया गया है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, इतने प्रकार, इतने सुंदर, इतने नए। दिस इज द लाइन फ्रॉम डबर बीच, कहाँ से, डबर बीच से। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। और आज का आखिरी क्वेश्चन, अर्नॉल्ड यूजेस द फ्रेज द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, द नेम ऑफ द पोएम इज मेमोरियल वर्सेस, 1850। डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।